नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, 25 जून से 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया था। तकरीबन 21 महीने ये आपातकाल इमरजेंसी का पीरियड रहा था, जिसमें यातनाओं की अगर बात करें तो सभी हदें पार कर चुकी थी। कठोरता, दरिंदगी अपनी चरम पे थी। लोगों को इस कदर सताया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अब इस देश में मानवता बचा ही नहीं है। हैवानियत अपने सारे जो हदें हैं वो पार करते हुए मानवता पर इस तरह से, इंसानों पे इस तरह से कहर ढा रही थी कि हर कोई स्तब्ध था, पूरी दुनिया स्तब्ध थी। लोकतंत्र पे ये कुठाराघात था, ये काला अध्याय था। ये बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपातकाल की बात कर रहे हैं तो 12 जून 1975 से इलाहाबाद कोर्ट ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कानून की औकात दिखाई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया और उसने इंदिरा गांधी जो इलेक्शन में जिस तरह से तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल करी थी, दोनों कोर्टों ने उसे अवैध ठहराया था और उन्हें त्यागपत्र देने को कहा था। लेकिन 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो इंदिरा गांधी ने संविधान की आड़ लेकर कानून और कोर्ट के साथ देश की जनता के साथ भी खिलवाड़ किया, जिसे हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ये 25 जून और 26 जून के बीच की रात थी जब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में जो संदेश प्रसारित हुआ था उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस तरह से प्रेस की आवाज़ को खामोश कर दिया गया, इससे हम सभी बखूबी परिचित हैं। इस दौर में विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए भी एक से एक खौफनाक घटनाएं सामने आईं। इनमें से ही एक कहानी स्नेहलता रेड्डी की है जो आपके सामने रखने जा रही हूँ। स्नेहलता रेड्डी एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल के दौरान सीधा कसूर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे महंगा पड़ा कांग्रेस की नज़र में चढ़ने वाले राजनेता से दोस्ती करना। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस ने बेहिसाब अत्याचार किए, केवल इसलिए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ी गहरी मित्र थी, जिससे इमरजेंसी के समय पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी और वो भागे फिर रहे थे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद करके उनके साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार की गई जिसे सुनकर, जिसे आप महसूस करेंगे तो आपकी रूह कांप उठती, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे। बेंगलुरु जेल से ही वो गिरफ्तार हुए थे, जबकि बाद में उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भी गिरफ्तार करके उसी जेल में रख दिया गया था। भारतीय जनसंघ के इन 2 दिग्गज नेताओं के बगल वाली कोठरी में रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता रेड्डी पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमकाकर उड़ाना चाहती थी। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120A के तहत ये आरोप लगाए गए थे। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो पाए थे और उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन मिशा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही थी। मिशा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई और सबसे ज़्यादा कहर ढाए गए। इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को जेल में रखकर तड़पाया गया था। कसूर बस इतना था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस
जो कि उस समय के आपातकाल के विरोध में थे, इंदिरा गांधी के विरोधी थे। इसलिए इंदिरा गांधी उनकी गहरी मित्र स्नेहलता रेड्डी पर अपनी भड़ास निकाल रही थी, प्रताड़ित करके। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ जेल में स्नेहलता रेड्डी के साथ, जो कि एक मशहूर अदाकारा थी, एक्ट्रेस थी। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल से एक व्यक्ति रह सकता है। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री को जो अपनी कला के चलते बहु पुरस्कार विजेता रही हों और ऐशो आराम की जीवन जीती रही हों, उन्हें बिना कोई गलती बताए या सवाल किए एक ऐसी कोठरी में बंद करके रख दिया गया जिसमें पेशाब घर की जगह कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाज़ा लगाया हुआ था। स्नेहलता कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री थीं, लेकिन उन्होंने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा था ये किसी को पता नहीं था, किसी को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ना तो कोई उनमें से मिलने आया और ना ही कहीं से भी उनके लिए कुछ पता चल पा रहा था। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि स्नेहलता को जेल में डाल दिया गया है। पूरे 8 माह तक एक फेक केस के तहत स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी जा रही थीं। जेल में उनके बगल में एक कोठरी में बंद थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बताया बाद में कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता थी। दोनों नेताओं के अलावा मधु दंडवते भी उसी समय उसी बेंगलोरी जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। स्नेहलता चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन उनके लिए कोई मरम्मत नहीं थी, उनके लिए कोई मानवीय आचरण नहीं था। फेक केस में स्नेहलता को आपातकाल के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था। एक ऐसी कोठरी में उन्हें बंद किया गया जहां उसी कमरे में बड़ी मुश्किल से उन्हें सोने की जगह मिली हुई थी और उसी कमरे के दूसरे कोने पर पेशाब करने के लिए उनके लिए एक होल बना दिया गया था, जहां वो अपने आप को पेशाब करके वहाँ पे करती थी और वो किसी तरह अपना गुजारा कर पा रही थी। ये आपातकाल की कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियाँ आपके सामने आएंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी बनारस के स्वयंसेवक की है जिनका नाम जवाहर था और उनके पीछे जब उन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नियमों के तहत नहीं पाया गया, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं गुप्तचर तरीके से जो मैसेजेस थे, जो संदेश थे, वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। ऐसे में जब वो पकड़े गए तो उन पर 2 कुत्ते छोड़ दिए गए थे। 27 घाव 27 जगह उन्होंने कुत्तों ने नोचा था और उनकी जान पर बनाई थी। बड़ी मुश्किल से उनकी जान को बचाया गया था। ऐसे ही अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं का नसबंदी करवा दिया गया था। उस नसबंदी का नतीजा ये निकला था, क्योंकि नसबंदी न डॉक्टर किए थे न कंपाउंडर किए थे, बल्कि उस अस्पताल के जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने उनकी नसबंदी की थी। और इसका नतीजा ये रहा था कि उन महिलाओं को न जाने कितनी ही बीमारियां पकड़ ली और अंततः वो बंद हो गया। कितने लोग ऐसे थे जो जेल में उन्हें इस तरह से पीटा गया था कि जब बाहर निकले तो उस यातनाओं का घाव इतना गहरा हो चुका था कि उनके लिए जीना मुश्किल था और उनकी जान चली गई थी। ऐसी कई कहानियां हैं। मैं किन किन कहानियों को याद करूं और किन किन कहानियों को आपके सामने रखूं। आपातकाल लोकतंत्र का काला धब्बा है। संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहे, पर 25 जून 1975 को जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और उनकी धूर्त मंडली लोकतंत्र के मुख पर कीचड़ थोपे जा रहे थे
और 1971 की लोकसभा चुनाव और फिर पाकिस्तान से युद्ध की सफलता में इंदिरा गांधी का दिमाग जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली से सांसद बनी थी, पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुई धांधली के विरुद्ध में उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने प्रयागराज के उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया था। न्यायमूर्ति जगन मोहन सिन्हा ने साहसी निर्णय लेते हुए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसी का नतीजा था 25 जून 1975 का वो आपातकाल की घोषणा। इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय में गई, वहाँ से भी उन्हें कुछ ऐसे ही मुंह की खानी पड़ी, स्थगन मिला और संसद में तो जा नहीं सकती थी, पर बहस के दौरान मतदान से भाग नहीं ले सकती थी। माता पिता की अकेली संतान होने के कारण वो इतनी जिद्दी थी कि किसी की सुनने को वो राजी ही नहीं होती थी। इस पूरे मसले से निपटने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का सहारा लिया, जो कि उनके चमचे थे। उन्होंने 25 जून 1975 की रात में कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए और फिर इसकी घोषणा कर दी। वस्तुतः इसके लिए मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक थी, पर इंदिरा और संजय और उनके कुछ चमचों ने ऐसा करना भी जरूरी नहीं समझा। अगले दिन प्रातः मंत्रियों से हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी करवा ली गई थी। बिना चर्चा के कैबिनेट के चर्चा के आपातकाल लगा दिए गए थे। नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन लिया गया था। विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा हुआ था और सारे देश में आतंक छाया हुआ था। अत्याचार का कहर छाया हुआ था और इस आपातकाल का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने संविधान में न जाने कितने ही संशोधन किए, जिसमें प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 39वां संशोधन 7 अगस्त 1975 को संसद में केवल 2 घंटे में ही पारित कर दिया गया था। विपक्षी नेता जेल में थे और सत्ता पक्ष अकेले सारे फैसले लिए जा रहे थे। ऐसे में विरोध भला कौन करता। 8 अगस्त को वह राज्यसभा से पारित हो गया। 9 अगस्त को अवकाश के होने के बावजूद सभी राज्यों की विधानसभाओं की विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित करवा लिया गया और 10 अगस्त को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ यह पूरे देश में लागू कर दिया गया कानून के रूप में। इस तेजी का कारण यह था कि 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई होनी थी। नए कानून से इंदिरा गांधी न्यायालय से भी ऊंची हो गई थी और सुनवाई नहीं हो सकी। पूरा देश कांग्रेसी गुंडों की तानाशाही के गिरफ्त में था। उस समय सदा एक सा नहीं रहता, कहते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे लोग आतंक से उबने लगे और संघ द्वारा भूमिगत रूप से किए जा रहे प्रयास जो हैं वो रंग लाने लगा। लोगों का आक्रोश फूटने लगा। आपातकाल और प्रतिबंध के विरुद्ध हुए सत्याग्रह में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारी दी। लोकतंत्र की इस हत्या के विरुद्ध विदेशों में भी लोग इंदिरा गांधी से प्रश्न पूछने लगे। इससे इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ने लगा। उनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि देश में सर्वत्र शांति है, चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित है। इस भ्रम में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी, पर यह दांव उल्टा पड़ा। चुनाव में उनकी पराजय हुई और दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बन गई। माँ और बेटे दोनों चुनाव हार गए थे। इस शासन में सब असंवैधानिक संशोधन निरस्त कर दिए गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री को न्यायालय से भी बड़ा बना दिया था। इस प्रकार इंदिरा गांधी की तानाशाही तो समाप्त हो गई, लेकिन आपातकाल का वो काला छाप, वो दर्द आज भी दिलों में टीस बनकर एक ऐसा दर्द जगाते रहता है कि जब जब ये तारीख आती है, न जाने क्यों सारी स्मृतियाँ आँखों के सामने से चलना शुरू कर देती हैं। इंदिरा गांधी के ये अत्याचार ऐसे थे जिसको जितना भी उसके ऊपर बात की जाए वो कम ही नज़र आएगा। आपातकाल के पुलिसिया कहर की अगर बात करें तो संघ संघर्ष की भूमिगत संचालन व्यवस्था हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र सहगल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
द्वारा 25 जून 1975 को समूचे देश में जब आपातकाल थोपा गया तो ये एक तरफा सरकारी अत्याचारों का पर्याय बन गया। इस सत्ता प्रायोजित आतंक को समाप्त करने के लिए संघ द्वारा संचालित सफल भूमिगत आंदोलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ बन गया। सत्ता के इशारे पर बेकसूर जनता पर जुल्म ढाए जा रहे थे। पुलिस की नज़रों से बचकर भूमिगत आंदोलन लेकिन निरंतर चलाए जा रहे थे। कितना कठिन होगा वो दौर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कितना डिटरमिन्ड वो दिल होगा, वो दिमाग होगा जो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो यातनाओं का पहाड़ टूटने वाला है, लेकिन वो डरा नहीं, वो सहमा नहीं, वो निरंतर कार्यरत रहा क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता थे। सरकार ने प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया था। आपातकाल से संबंधित सभी प्रकार की खबरों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जिन अखबारों तथा पत्रिकाओं ने आपातकाल की घोषणा का समाचार छापा उन पर तुरंत ताले जड़ दिए गए थे। राष्ट्रीय विचार अथवा प्रखर देशभक्त पत्रकारों को घर से उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया था। जनता की आवाज़ पूर्णतः खामोश कर दी गई थी। जनसंघर्ष सत्याग्रह की सूचनाओं और समाचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकवाणी, जनवाणी, जनसंघर्ष इत्यादि नामों से भूमिगत पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू कर दी। इन पत्रिकाओं को रात के अंधेरे में छापा जाता था या हाथ से लिखा जाता था। कहीं कहीं तो हाथ से लिखकर पर्चे भी बांटे जाते थे। साइक्लो स्टाइल मशीन के छापे गए इन पत्रों को संघ के बाल स्वयंसेवक घर घर बांटने जाते थे। इन्हीं पत्रों में सत्याग्रह की सूचना, संख्या, स्थान इत्यादि की जानकारी होती थी। देश भर में छपने और बंटने वाले इन पत्रों ने तानाशाही की जड़ें हिलाकर रख दी थी। कई स्थानों पर छापे पड़े, कार्यकर्ता पकड़े गए, बाल स्वयंसेवक भी पत्र बांटते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। देश के विभिन्न स्थानों पर 500 से ज़्यादा बाल स्वयंसेवकों को भी हिरासत में ले लिया गया। उन पर यातनाएं बरसाई गई, उन पर क्रूरता के कहर ढाए गए। इन विभत्स यातनाओं को बर्दाश्त करने वाले इन स्वयंसेवकों ने कभी भी अपनी जानकारी पुलिस को नहीं दी, क्योंकि वो स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। वो उस संगठन से जुड़े थे जिसका नाम आरएसएस था। भूमिगत पत्र पत्रिकाओं द्वारा आपातकाल में हो रहे पुलिसिया कहर की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही थी ताकि जनता जागृत हो, जन जागरण हो, और ये जन जागरण का काम संघ कर रहा था। जन आंदोलन को संचालित करने से संबंधित प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था के लिए बैठकों का आयोजन होता था। ये बैठकें मंदिरों के छतों पर, पार्कों में, जेल में जा चुके कार्यकर्ताओं के घरों में, शमशान घाट इत्यादि स्थानों पर होती थी। भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपने नाम, वेशभूषा, यहाँ तक कि अपनी भाषा भी बदल ली थी। एक रोचक अनुभव ऐसा है कि एक बैठक स्थान के बाहर कार्यकर्ता ने अपने जूते पंक्ति में रख दिए। एक सीआईडी वाला समझ गया कि भीतर संघ के कार्यकर्ता ही होंगे। उसकी सूचना पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद जूते अपने स्थान के साथ ही रखने की सूचना दी गई। ये बैठकें ऐसे स्थान पर होती थी जिसके 2 रास्ते हों ताकि विपत्ति के समय दूसरे रास्ते से भागा जा सके। बैठकों में सत्याग्रहियों की सूची, उनके घरों की व्यवस्था, धन इत्यादि का बंदोबस्त और अधिकारियों के गुप्त प्रवास इत्यादि विषयों पर विचार होता था। बैठकों के स्थानों को भी बार बार बदलते रहना पड़ता था। मतलब संघ क्या था, उसकी पहचान क्या हो सकती है, ये सीआईडी वाला, सीबीआई वाले भी जानते थे। और जब वो रेकी पे निकला और जूते करीने से रखे हुए थे तो समझ गया कि ये डिसिप्लिन्ड लोगों की एक बैठक चली है और इतना डिसिप्लिन तो संघ ही हो सकता है। भूमिगत गुप्तचर विभाग की अगर बात करें तो जन आंदोलन के प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ताओं, विशेषतया संघ के स्वयंसेवकों की टोल लेने के लिए पुलिस का गुप्तचर विभाग बहुत सक्रिय हो गया था।
सत्याग्रह से पहले की गिरफ्तारियां करना, गली मोहल्ले वालों से पूछताछ करना, भूमिगत स्वयंसेवकों को ठहरने का, उठने बैठने, खाने इत्यादि के स्थानों की जानकारी लेकर सत्याग्रह को किसी प्रकार से विफल करने का प्रयास ये हमेशा निरंतर जारी था। अतः सरकारी गुप्तचरों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए संघ ने अपने गुप्तचर विंग का गठन किया। ये विभाग वेश बदलकर पुलिस थानों में जाता था, पुलिस अफसरों के साथ दोस्ताना संबंध बनाता था और सत्याग्रह के समय पुलिस की तादाद की पूर्ण जानकारी ले ली जाती थी। कई बार तो जानबूझकर सत्याग्रह के स्थान को गलत जानकारी देकर पुलिस को वंचिका मतलब उसको धोखा दे दिया जाता, तो उसको उस स्थान से पहुंचने से वंचित कर दिया था। संघ के इस गुप्तचर विभाग के ऐसे वृद्ध स्वयंसेवक कार्यरत थे जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने पर सत्याग्रह नहीं कर सकते थे। सत्याग्रहियों के परिवार की देखभाल की भी पूरी व्यवस्था थी। संघ की तरफ से पुलिस द्वारा पकड़े जाने अथवा सत्याग्रह करके जेलों में जाने वाले अनेक स्वयंसेवकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार में एक ही कमाने वाले होते थे। इसके कारण दाल रोटी और बच्चों की फीस, मकान का किराया इत्यादि संकट में आ जाता था। संघ की ओर से एक सहायता कोष की स्थापना की गई। संघ के स्वयंसेवकों ने इस अति महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का बीड़ा उठाया। ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला सदस्य जेल में चला गया था, उस परिवार की सम्मानपूर्वक आर्थिक व्यवस्था कर दी गई। ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चों ने स्वयं मेहनत करके पूरे 19 महीने तक घर में पिता की कमी को महसूस नहीं होने दिया। इधर पुलिस ने ऐसे लोगों को भी पकड़कर जेल में ठूस दिया जो इन जरूरतमंद परिवारों की मदद करते थे। खास बात यह है कि स्वयंसेवकों ने एक दूसरे की सहायता अपना राष्ट्रीय एवं संगठनात्मक कर्तव्य समझकर किया। एक राम सेवा समिति भी बनी थी। संघ पर प्रतिबंध लग चुका था। स्वयंसेवक आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। पुलिसिया कहर अपने चरम सीमा पर थी। ऐसे में संगठन के काम के अनेक प्रकार की बाधाएं आना स्वाभाविक था। शाखा लगाना संभव नहीं था। इस संकट से निपटने के लिए राम सेवा समिति का गठन किया गया। इसी नाम से पार्कों, मंदिरों इत्यादि स्थानों पर योग कक्षाएं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। अर्थात संगठन और संघर्ष को एक साथ चलाने की नीति पर संघ सफल हुआ। परिणाम स्वरूप सरकार झुकी, आपातकाल हटाया गया और चुनाव की घोषणा कर दी गई। ये है आपातकाल और ये है द फुल डिटर्मिनेशन ऑफ आरएसएस। संघ की दृढ़ निश्चितता, संघ की भूमिका इस आपातकाल में अहम रही थी। संघ की अपनी नीतियां ही थी जिसकी वजह से पूरा देश जागरूक हुआ। जन जागरण का कार्यक्रम इतना सफल हुआ कि जनता में आक्रोश भर आया। इस आक्रोश को देखते हुए आपातकाल को हटाने की एक प्रयास के तहत इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान किया और इस चुनाव में जनता इतनी नाराज़ नजर आई कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। जय हिंद, जय भारत। आपातकाल की इन कहानियों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये पूरा सप्ताह एक एक कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, क्योंकि आपातकाल हमारे लोकतंत्र का वो ऐसा काला धब्बा है जिसकी स्याही इतनी गहरी, इतनी काली है कि आज भी दिलों में दाग जो है, जब भी ये तारीख आता है तो हरे हो जाते हैं। हालांकि हम और आप जैसे लोग शायद उस वक्त नहीं रहे होंगे, लेकिन अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, अपने गार्जियन से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से जब उन कहानियों को, उनके दर्द को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना घिनौना वो मंजर होगा। और एक खूबसूरत महिला जो कि अपनी खूबसूरती पे इतराती थी और आपातकाल में के आड़ में अपने कॉम्पिटिटर महारानी गायत्री पर जो उसने कहर ढाए थे, सिर्फ इसलिए कि महारानी गायत्री जो हैं वो विश्व के उस पुस्तक में सबसे खूबसूरत महिलाओं में उनका नाम दर्ज हुआ था।
ये जलन उस महिला के अंदर भर गया था कि वो बिल्कुल महारानी गायत्री को देखना नहीं पसंद करती थी और आपातकाल की आड़ में उनके ऊपर काफ़ी यातनाएं डाली गई थी। आपातकाल के नाम पर अपनी मनमानियाँ, अपने जिद को इस देश पे थोपा गया था। आपातकाल के नाम पर देश की जनता और इस देश की अर्थव्यवस्था, इसके सामाजिक संरचना के साथ खिलवाड़ किया गया था। नशबंदी, मिशाबंदी, न जाने ऐसे कई कानून लाए गए थे और जनता को अपनी जूते की नोक पे रखा गया था। लेकिन जन जागरण का काम करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक एक जनता को जगाया, उनके रंगों में वो जोश भरा, वो दम दिया कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस आपातकाल का जो कहर आपके ऊपर ढाया जा सकता है, उस किले को आप ढा सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको नाबूद कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। और हुआ भी यही। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी आपके हमारे बीच संवाद के रूप में बना रहेगा। संवाद दो तरफा हो तो अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में आपातकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से इस इमरजेंसी के ऐलान को देखते हैं? क्या कांग्रेस आज भी उसी आपातकाल की मानसिक विकृति का शिकार है कि अपने खिलाफ कोई भी चीज़ अगर होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है? कांग्रेस ना सुनना पसंद नहीं करती है? क्या आपको लगता है? ये सारे सवाल अपने जवाब के रूप में, अपने मत के रूप में, अपने विचार के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।